So today we shall discuss about the importance of important conclusion of Coulomb's law। तो देखते हैं क्या है। पहला तो इट सपोर्ट्स न्यूटन थर्ड लॉ। मान लो वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 है ना, और इनके बीच की दूरी जो है दैट इज r। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये दिस इज F12 एंड दिस इज F21। तो जाहिर सी बात है जब हम F12 लिखते हैं, F12 इज व्हाट, F12 is equal to K Q1 Q2 since it's a repulsion, so here it will be R21 repulsion के लिए R21 का स्क्वायर and the direction will be R21। ठीक, सिमिलरली फॉर F21 हम देखते हैं, F21 अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, K Q1 Q2 upon R12 square in the direction of R12। So here you can see these two forces are equal magnitude wise। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड देखें तो देखो ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो we know that कि R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अलग है। हमें बस ये याद रखना है R12 क्या, R12 जो है इस डायरेक्शन में है, सॉरी इस डायरेक्शन में है, और R21 क्या है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अपोजिट है। R12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21। ये चीज आप समझ लें, ठीक है। तो both the quantities are equal, both the quantities magnitude wise equal है ना, यानी हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि F12 is equal to F21। दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहता है कि the force applied by Q2 on Q1 is equal to the force applied by Q1 by Q2, ठीक है, but in opposite direction। तो here we can see that force applied by Q1 on Q2 जो कि क्या है F21 is equal and opposite is equal and opposite to the force applied by Q2 on Q1 है ना, ठीक है। और that is कौन सा फोर्स है, ये F12 है। तो F12 and F21 both are equal but only the direction are different। तो ये पहला कंक्लूजन हमारा हो गया। अब अगले कंक्लूजन पे चलते हैं और देखते हैं आगे। नेक्स्ट कंक्लूजन जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि देखो आप उससे लेके अंत तक आपको याद रखना है कि जहां भी आपको ये रिलेशन मिले, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन जहां भी मिलेगा वो सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में समझाया भी था, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं, तो हमने आपको ये जो दूसरा कंक्लूजन है वो ये बताया
या Coulomb's force is a central force, i.e. it follows inverse square law। ठीक है, बहुत ही क्लियर, आप जानते हो इसका सेंटर Q1 का, ये Q2 का सेंटर जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब कूलम्ब फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है, बिकॉज़ इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन joining the center of the two charges। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज़ इट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन joining the center of two charges। और तीसरी चीज अपनी जिंदगी में याद रखेंगे, जहां भी, यानी आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, वो भी क्या है, सेंट्रल फोर्स है। देखो ना, m1 m2 r स्क्वायर लिखते हैं ना, तो Fg क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो वो भी क्या है, μ0/4 पाई m1 m2 r स्क्वायर। यहां भी ये फोर्स क्या है, Fm, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, these all are central forces because they are following the inverse square rule। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। अब तीसरी चीज वही चीज है कि कोई भी सेंट्रल फोर्स अगर होगा, सेंट्रल फोर्स का नेचर ही होता है कि सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स जो भी आपने इलेक्ट्रिक force is conservative in nature। i.e. work done by such forces are always zero in closed loop। मेरे कहने का मतलब ये समझिए कि अगर कोई सेंट्रल फोर्स होगा ना, वो हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होगा और उसके द्वारा किया गया काम जो है क्लोज लूप में। जैसे मान लीजिए आप ए से बी जा रहे हैं, ए से कहां जा रहे हैं, बी, तो यहाँ आपका वर्क डन कितना हुआ, 2u। तो जब आप b से a आएंगे ना, तो आप जाहिर सी बात देखेंगे कि वहां आपका वर्क डन कितना होगा, -2u। तो टोटल वर्क डन आपका क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम a टू b प्लस वर्क डन फ्रॉम b टू a, क्या आ जाएगा, 2 प्लस -2 यानी 0। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की यही खासियत होती है, इनके द्वारा किया जाने वाला काम किसी क्लोज लूप में हमेशा 0 होता है। तो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। कभी-कभी आ जाता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में आ जाता है, लिमिटेशन भी आ जाती है। तो लिमिटेशन पे भी बात कर लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशन पहले तो यही है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो परफेक्टली वर्क करता है पॉइंट चार्जेस का। मतलब पॉइंट का मतलब पहले आप समझ लीजिए, पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो साइज ऑफ चार्ज हो बहुत छोटा हो और इतना छोटा हो
फोर्स निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस से, इसकी साइज, इस चार्ज की साइज मान लो इस चार्ज की साइज कितनी है, साइज है तो मान लो एस मान लो, तो जो साइज हो ना, साइज ऑफ द चार्ज, एस क्या है, साइज ऑफ चार्ज, and these distance between the charges, distance between the charges, ये चीज S जो है ये साइज है इन चार्जेस की, S1 S2 मान सकते हो। तो पॉइंट चार्ज को तब कहा जाएगा जब S जो ds है, जो साइज ऑफ द चार्ज है, वो बहुत बहुत छोटा हो, देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या हो, नेग्लिजिबल हो। तो हम ऐसे चार्जेस को कहते हैं पॉइंट चार्ज, है ना। तो पॉइंट चार्जेस के लिए भी कूलम्ब्स लॉ सही काम करता है। अगर ये चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है, या दोनों चार्ज एकदम पास पास है, खूब बड़े बड़े चार्ज हैं, कितने बड़े बड़े हैं, इनका डायमेंशन इतना बड़ा है कि ये बहुत क्लोज हैं, तो ऐसे केस में कूलम्ब्स लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। पहली लिमिटेशन यही है कि कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वेल एप्लीकेबल फॉर इसके लिए वेल एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन मैंने यहां बता रखी है, इसको आप नोट कर लेंगे। पॉइंट चार्ज मींस a charge which is very small and whose size when compared to the distance, when compared to the distance between the charges, ये between है भाई, शॉर्ट में, between the charges is negligible। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट चार्ज हम किसको कहेंगे, एक ऐसे चार्ज को कहेंगे जिसकी साइज क्या हो, नेग्लिजिबल हो, बहुत छोटी हो। ठीक है ना, इसकी साइज क्या हो, बहुत छोटी हो। पहली चीज साइज उसकी बहुत छोटी हो, वेरी स्मॉल। और दूसरी चीज जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है उससे अगर हम कंपेयर करें इसकी साइज को, उसकी साइज क्या है, नेग्लिजिबल है, और इसको हम पॉइंट चार्ज करेंगे। तो पहली लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन आप जब न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। देखो यूनिवर्स में 4 तरह की फोर्सेस वर्क करती हैं। एक पहला जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला और प्राइम। इस दुनिया में सबसे पहले कौन सा फोर्स अपीयर हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अपीयर होता है न्यूक्लियर फोर्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं। उसके बाद अपीयर होता है, एक साथ अवतरित होते हैं मिले जुले रूप में, कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक फोर्सेस, है ना। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग हो जाता है और वीक फोर्स अलग हो जाता है। तो दुनिया में 4 तरह की फोर्सेस होती हैं, 4 नेचुरल फोर्सेस हैं। पहला आपका क्या है, पहला आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। दूसरा आपका क्या है, दूसरा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तीसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसको आप न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और चौथा है वीक फोर्सेस। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, है जी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है। तो चार्ज होता है तो आप जानते हैं प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो क्या होगा,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल करके क्या करेगा, प्रोटॉन को दूर दूर भगाने की कोशिश करेगा, ऐसे में न्यूक्लियस आपका टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि जब भी आप न्यूक्लियस के अंदर घुसेंगे, न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 1 फर्मी के आसपास होती है, मानते हैं 10⁻⁻15 मीटर। यानी जब भी हम दो चार्जेस को 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो पहलवानी है, जो बल है, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां बॉस कौन होगा, 10⁻⁻15 के बाद किस दादा का एरिया शुरू होता है, वो दादा का एरिया है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स वहां डोमिनेंट होता है। तो कूलम्स लॉ को हम केवल कूलम्स लॉ इज not applicable for distance d is less than 1 फर्मी। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस 1 फर्मी या 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो कूलम्स लॉ वहां अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज कारण ले लीजिएगा, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स is dominant in this short region। इस शॉर्ट रीजन में न्यूक्लियर फोर्स की बढ़ोतरी चलती है। कूलम्स लॉ अपना आधिपत्य नहीं जमा पाएंगे, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स इस एरिया में काम नहीं कर पाएगा। आप जान लें इलेक्ट्रिकल फोर्स से 100 गुना ज्यादा है ना। अगर हम यहाँ एक सिंपल कंपैरिजन करा दें आपसे, तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूक्लियर फोर्स होता है Fn, दिस इज न्यूक्लियर फोर्स, Fn इज न्यूक्लियर फोर्स इज 100 टाइम stronger than electrical force Fe। ये चीज आप याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ये लिमिटेशन है आपकी कूलम्स लॉ की। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लिमिटेशन भी हमारे समझ में आ गई और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी उसके बारे में भी पढ़ लिया, कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया। कूलम्स लॉ की हेल्प से कभी कभी पेपर में आ जाता है, कूलम्स लॉ की हेल्प से आप ये बताओ कि 1 कूलम कैसे डिफाइन करोगे। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, इसको डिफाइन करके देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम कूलम्स लॉ से। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम में आप देखिए कैसे इसको आप तैयार करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू, आपने पढ़ा आगे, these are the two charges Q1 and Q2 है ना, and they are separated by distance r, that we write F is equal to Coulomb constant K Q1 Q2 upon r square। ठीक है, इसको हम कूलम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखिए, चाहे सीधे आप अगर बाई क्यू में तो 9 × 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब लेट 1 कूलम को हमें डिफाइन करना है, तो लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 और दोनों ही क्या है 1 कूलम के बराबर है। तो फोर्स कितना लगेगा देखो, K और इन दोनों के बीच जो दूरी है R, उसको भी हम कितना लेंगे, R भी कितना हो जाए 1, Q1 भी कितना हो जाए 1 कूलम, Q2 भी कितना हो जाए 1 कूलम। इस कंडीशन में और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 × 1/1², यानी क्या होगा K न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा K न्यूटन। K की वैल्यू कितनी होती है 9
सोच लीजिए। इसका मतलब 1 कूलम अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम इज दैट चार्ज व्हिच व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एक्सपीरियंसेस या एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ, है ना, एक्सपीरियंसेस और एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 to 10 to the power 9 न्यूटन ऑन ईच अदर। मतलब ये वाला भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? 9 to 10 to the power 9 न्यूटन का, और ये वाला इसके भी कितना फोर्स लगाएगा? 9 to 10 to the power 9 का। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें स्टेटमेंट तो सारा हमारा समझ में आ ही गया है। तो 1 कूलम is that charge which when separated by a distance of 1 coulomb is that charge which when separated by a distance of 1 meter experience or exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other। ठीक है, तो देखिए दो चार्जेस both are 1 coulombs, तो 1 coulomb charge is that charge या 1 coulomb is that charge which when separated by a distance of 1 meter will exert a force of 9 into 10 to the power 9 coulomb, sorry 9 into 10 to the power 9 न्यूटन on each other। तो अगर ऐसे दो चार्ज हैं जिनके बीच जो दूरी है वो 1 मीटर की है और वो एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं? वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हम सीधे कहेंगे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 1 कूलम होगी। हमको जरा सा भी सोचने समझने घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक छोटी सी और यूनिट आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। हालांकि इसका यूज आजकल होता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे याद कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 4.8 into 10 to the power -10 स्टैक कूलम्स होते हैं। ठीक है, इसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। ESU इज अनदर यूनिट। ESU जो यूनिट है वो इसके बारे में हम चाहे तो चर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ESU के बारे में आप चर्चा करते रहिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। 1 ESU में कितने कूलम चार्ज होंगे, और हम बढ़ते हैं आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम अब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी भाई जो परमिटिविटी की बात छिड़ी हुई थी। हमने साफ आपको शुरुआत में बताया था कि परमिटिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम फॉर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, है ना। किसी मीडियम का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, पहले हम ये जान लें कि कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर क्या होंगे? दोज materials which conducts charge very easily। है जी, जैसे कि आपका सबसे शानदार जो है कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर होता है, Ag, सिल्वर, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम,
ग्रेफाइट एक्सेट्रा, ये अच्छे कंडक्टर हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर का ही एक और नाम होता है, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिक अफेक्ट को डाई कर दे, मार दे, है ना। तो इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स which don't conduct charge। ये चार्ज को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप पीछा करेंगे तो बात इतना होगा कि मान लीजिए आपका इंसुलेटर है, या आपका एक इंसुलेटर है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसी सेल के माध्यम से दे रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप खूब ज्यादा बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले किससे रहे हैं? किसी सेल या बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा ना, इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो ये कंडक्ट नहीं करे। कंडक्ट करने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ते 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 यहाँ तक जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं? ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रहे हैं, तो कंडक्ट करने का मतलब ये होगा। तो इसमें कंडक्ट नहीं होगा, ट्रांसमिट होगा। यहाँ लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, उसके बाद ये ट्रांसमिट होकर यहाँ दिखेगा आपको, समझ में आया? बीच में कोई चार्ज आपको नहीं दिखेगा, ट्रांसमिट हो गया, यहाँ अपीयर हुआ था, उसके बाद अदृश्य होकर यहाँ पैदा हो गया। लेकिन तब जब हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या लिखेंगे? इट ट्रांसमिट चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अदर विदाउट कंडक्टिंग। कंडक्ट नहीं कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, कंडक्ट विदाउट कंडक्टिंग इट। कब? हमेशा नहीं, व्हेन हाई वोल्टेज ऑब्लिक इलेक्ट्रिक फील्ड is applied। तो हमेशा ये थोड़ा कंडक्ट करेगा। पर सीधी सी चीज है, पहली चीज आपको ये करना है, यही जानना है कि जो इंसुलेटर है वो चार्ज कंडक्ट ही नहीं करता है ना। कभी कभी एग्जाम में आया था कि हमेशा नहीं कंडक्ट करता है, तो आप कहेंगे नहीं कर सकता है, तो बहुत ज्यादा आप पोटेंशियल या वोल्टेज लगाए या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो ट्रांसमिट करेगा यहाँ से सीधे इस एंड से उस एंड तक, कंडक्ट नहीं करेगा जैसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है ना। चलिए, तो इंसुलेटर का एग्जांपल तो बहुत सारा है, आप जानते ही हैं, रबर, है ना, रबर, लकड़ी, वुड, है ना, और डायमंड, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको जानना है, कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है, चार्ज को आसानी से कंडक्ट कर देता है। क्यों कर देता है? जाहिर सी बात है, इसका रेजिस्टेंस कम होगा। कौन सा रेजिस्टेंस कम होगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी मीडिया का जो रेजिस्टेंस होगा, इस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा कम होगा। यानी यहाँ आप लिखोगे कि इसका इंपॉर्टेंट में आप क्या लिखोगे कि कंडक्टर की परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ ये परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर इज लो, ठीक है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी। इस यानी इन मटेरियल्स में सोना, चांदी, एल्युमिनियम में अगर आप
फॉर कंडक्टर इज लो, है ना। और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, यहां मैं लिखता हूं IMP इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर के लिए, है ना। सॉरी, परमिटिविटी फॉर यहां ऐसे लिख देता हूं इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक इज हाई। पानी का ये जो 80 है ना, 80 होने का मतलब क्या कि एयर में 80 होने का मतलब ये कि एयर में अगर दो चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, है ना, और हमारा फोर्स आ रहा है कितना 80 न्यूटन, तो वही दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे जब हम जब पानी में रखेंगे तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, घट जाएगा, कितना 1/एप्सिलॉन टाइम। तो यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 80 है और वहाँ फोर्स 80 न्यूटन लग रहा था, तो यहाँ कितना लगेगा, फोर्स अपॉन एप्सिलॉन यानी 80/81 न्यूटन। तो देखा कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। तो चलिए हमने सीखा कंडक्टर और इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में, और ये भी सीखा कि डाइलेक्ट्रिक की ये जो वैल्यू होती है, या सॉरी परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर के लिए क्या होगी, लो होगी, यानी इसके लिए सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हाई आएंगी, और डाइलेक्ट्रिक के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज वगैरह को यहाँ कम आएंगे। तो इसमें किसी तरह की कोई डाउट या दुविधा किसी को नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर, आई थिंक सो। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।